सन 1914 प्रथम विश्व युद्ध व 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध के समय दुनिया में कोई बड़े संगठन नहीं थे। 1945 के बाद यूएन की स्थापना हुई ताकि दुनिया में शांति बनाई जा सके। इसी तरह दुनिया के कई देश अपनी अपनी सुरक्षा शांति के लिए बहुत से संगठन बनाने लगे, जैसे G7, G20, ब्रिक्स, नाटो, ईयू और एयू आदि जैसे संगठन बने। तो क्या आप जानते हैं कि दुनिया के बड़े फैसले कौन लेता है? जब किसी देश की अर्थव्यवस्था डगमगाती है, जब तेल की कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं, जब दुनिया किसी बड़े युद्ध या आर्थिक संकट का सामना करती है, तब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि कुछ शक्तिशाली देशों के समूह पूरी दुनिया की दिशा को प्रभावित करते हैं। इन समूहों में G7, G20 और ब्रिक्स हैं। आपने इन नामों को कई बार समाचारों में सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन तीनों में क्या अंतर है? इनका गठन क्यों हुआ? इनमें कौन-कौन से देश शामिल हैं? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या आज भी G7 दुनिया का सबसे शक्तिशाली समूह है या ब्रिक्स भविष्य की नई महाशक्ति बनकर उभर रहा है? इस वीडियो में हम इन सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो के अंत तक आपको साफ समझ आ जाएगा कि G7, ब्रिक्स और G20 में क्या अंतर है, इनकी ताकत क्या है और भारत के लिए इनमें सबसे महत्वपूर्ण मंच कौन सा है। सबसे पहले बात G7 की। G7 जिसे ग्रुप ऑफ 7 भी कहा जाता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह दुनिया के 7 विकसित लोकतांत्रिक देशों का समूह है। सदस्य देश यूएसए, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सिर्फ यही 7 देश ही क्यों? इसका जवाब हमें 1970 के दशक से मिलता है। उस समय पूरी दुनिया एक बड़े आर्थिक संकट से गुजर रही थी। तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही थीं, महंगाई बढ़ रही और कई विकसित देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी दबाव था। ऐसे समय में इन देशों के नेताओं ने महसूस किया कि अगर वे मिलकर चर्चा करें और साझा रणनीति बनाएं, तो वैश्विक संकटों का सामना किया जा सकता है। 1975 में फ्रांस की पहल पर पहली बैठक आयोजित की। समय के साथ G7 केवल आर्थिक मुद्दों तक सीमित नहीं रहा। अब यह ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वैश्विक सुरक्षा जैसे विषयों पर भी चर्चा करता है। हालांकि G7 कोई कानूनी संस्था नहीं है और इसके निर्णय सभी देशों पर बाध्यकारी नहीं होते, फिर भी इसके सदस्य देशों की आर्थिक और राजनीतिक ताकत के कारण पूरी दुनिया इसकी बैठकों पर नज़र रखती है। लेकिन जैसे जैसे भारत, चीन और ब्राज़ील जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ने लगीं, दुनिया में शक्ति का संतुलन बदलना शुरू हो गया। लेकिन जैसे जैसे दुनिया बदल रही थी, वैसे वैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था का संतुलन भी बदलने लगा। 1990 के दशक के बाद भारत, चीन, ब्राज़ील और रूस जैसी उभरती अर्थव्यवस्थाओं ने तेजी से विकास करना शुरू किया। इन देशों की आबादी बहुत बड़ी थी, प्राकृतिक संसाधन भी प्रचुर मात्रा में थे और इनकी आर्थिक क्षमता लगातार बढ़ रही थी। इसके बावजूद जब दुनिया के बड़े आर्थिक फैसले लिए जाते थे, तब इन देशों को लगता कि इनकी आवाज़ उतनी मजबूती से नहीं सुनी जाती जितनी विकसित देशों की। यहीं से एक नए विचार ने जन्म लिया। साल 2001 में जिम ओ'नील ने ब्रिक्स की संकल्पना दी। ब्रिक्स ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना देशों का समूह है और 2009 में रूस के यकरतबर्ग शहर में ब्रिक्स की फर्स्ट सम्मेलन आयोजित किया गया। इसके बाद 2010 में साउथ अफ्रीका ने भी ब्रिक्स को ज्वाइन किया। ब्रिक्स का मुख्य उद्देश्य किसी देश के खिलाफ खड़ा होना नहीं, इसका
मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाना, व्यापार को मजबूत करना, निवेश को प्रोत्साहित करना और वैश्विक वित्तीय संस्थाओं में विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाना। इसी दिशा में ब्रिक्स ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की, जिसे कई लोग ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जानते हैं। इसका उद्देश्य विकासशील देशों की आधारभूत परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर G7 और ब्रिक्स दोनों पहले से ही मौजूद थे, तो फिर G20 की ज़रूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब हमें 1997-98 के एशियाई वित्तीय संकट से मिलता है। उस समय कई एशियाई देश की अर्थव्यवस्थाएं गंभीर संकट में थीं। दुनिया ने महसूस किया कि केवल विकसित देशों के साथ बैठकर वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर नहीं रखा जा सकता। उभरती हुई बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को भी फैसलों में शामिल करना जरूरी है। इसी सोच के साथ 1999 में G20 का गठन किया गया। शुरुआत में G20 की बैठकों में केवल वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर शामिल होते थे, लेकिन 2008 के वैश्विक आर्थिक संकट के बाद इसकी भूमिका और भी G20 के देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकारों के प्रमुख हर साल शिखर सम्मेलन में मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल तकनीक, खाद्य सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा करते हैं। G20 की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें केवल विकसित देश ही नहीं, बल्कि विकासशील और उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं भी शामिल हैं। प्रमुख देश भारत, रूस, चीन, USA, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इटली, साउथ कोरिया, इंडोनेशिया, सऊदी अरेबिया, तुर्की, अर्जेंटीना, मैक्सिको, यूरोपियन संघ व अफ्रीकन संघ भी शामिल हैं। यही कारण है कि आज G20 को दुनिया का सबसे व्यापक आर्थिक मंच माना जाता है। यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें, तो G20 देशों का दुनिया की अधिकांश GDP, वैश्विक व्यापार और विश्व की बड़ी आबादी में महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही वजह है कि G20 के लिए गए निर्णय पूरी दुनिया पर असर डाल। भारत के लिए G20 और भी खास है। जब भारत ने G20 की अध्यक्षता की, तब उसने वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का संदेश पूरी दुनिया के सामने रखा। भारत ने विकासशील देशों की आवाज को प्रमुखता देने और वैश्विक सहयोग को बढ़ाने पर जोर दिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर G20, ब्रिक्स और G7 में सबसे शक्तिशाली कौन है? क्या भविष्य में ब्रिक्स G7 को चुनौती दे सकता है? अगर हम आर्थिक ताकत की बात करें, तो G7 कई दशकों तक दुनिया की सबसे प्रभावशाली आर्थिक शक्ति रहा। अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस और अन्य विकसित देशों की मजबूत अर्थव्यवस्था ने वैश्विक वित्तीय व्यवस्था को लंबे समय तक प्रभावित किया। लेकिन पिछले 2 दशकों में तस्वीर बदलने लगी। चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो गया। ब्रिक्स के सदस्य देशों की आबादी, प्राकृतिक संसाधन और बाजार लगातार बढ़ते गए। यही कारण है कि आज कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य में ब्रिक्स का वैश्विक प्रभाव और भी बढ़ सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि G7 कमजोर हो गया है। G7 के देशों के पास आज भी उन्नत तकनीक और वित्तीय संस्थाएं, बहुराष्ट्रीय कंपनी और वैश्विक राजनीति में गहरा प्रभाव है। दूसरी ओर ब्रिक्स की सबसे बड़ी ताकत इसकी विशाल आबादी, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाएं और विकासशील देशों के बीच बढ़ता सहयोग। अब बात
G20 की। G20 किसी एक पक्ष का समूह नहीं है। यह एक ऐसा मंच है जहां विकसित और विकासशील दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं एक साथ बैठकर वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करती हैं। इसी कारण G20 को अक्सर संवाद और सहयोग का मंच कहा जाता है, जबकि G7 और ब्रिक्स को आर्थिक रणनीतिक समूह माना जाता है। G7, G20 और ब्रिक्स का उद्देश्य एक जैसा नहीं है। G7 का मुख्य उद्देश्य दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसका फोकस आर्थिक स्थिरता, सुरक्षा, तकनीक और वैश्विक नीति जैसे मुद्दों पर रहता है। वहीं ब्रिक्स उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। इसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच सहयोग बढ़ाना, व्यापार को मजबूत करना और वैश्विक वित्तीय व्यवस्थाओं में अधिक संतुलित प्रतिनिधित्व की मांग करना है। वहीं G20 इन दोनों से अलग, यह एक ऐसा मंच है जहां विकसित और विकासशील दोनों तरह की अर्थव्यवस्थाएं एक साथ बैठकर वैश्विक समस्याओं पर चर्चा करती हैं। इसलिए G20 को संवाद और सहयोग का सबसे बड़ा मंच माना जाता है। भारत ब्रिक्स और G20 दोनों का सदस्य है। इसका मतलब यह है कि भारत दोनों मंचों पर अपनी बात रख सकता है और विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकता है। G7, ब्रिक्स और G20 तीनों आने वाले समय में वैश्विक फैसलों को प्रभावित करते रहेंगे और भारत इन चर्चाओं में पहले से ही कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।